लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये मंजिल कहती हैं कि तू मारा जाएगा, पर ये ठोकरें कहती हैं कि देख लेंगे। हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अगर आप कुछ ना पढ़े हो कि बॉटनी के ये टॉपिक गिने चुने टॉपिक आप पढ़ लो जो कि हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं, अगर वो पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में अच्छा बेनिफिशियल अच्छे नंबर आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ उसके वन शॉट रिवीजन भी कर लिए हम लोग। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर जूलॉजी का अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया जाए कि सर अगर जूलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते, जैसे कि बच्चे डिमांड भी कर रहे थे सर जिस तरह बॉटनी का बताए थे उस तरह जूलॉजी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें बता दीजिए जिससे हमको अपनी इतनी सारी जो टॉपिक दिए हुई हैं 8 यूनिट की, अगर उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो वो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाएं तो अगर वहां से क्वेश्चन मिल जाता है तो अपने पे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो आप लोग की डिमांड को देखते हुए हम क्या किए हैं, आज जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आए हैं कि जो कि बार बार एग्जाम में आपके सर्कुलेट होते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो या फिर आपके एमसीक्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज जूलॉजी में अपने पास जो 8 यूनिट दे के रखे हुए हैं उस 8 यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को पढ़ने होते हैं। अगर हम बात कर लें यूनिट 1 और यूनिट 2 की, है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इस पढ़ लो तो वहां से आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे कि आप पढ़ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट 1 में पढ़ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को से पूछा जा सकता है या फिर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लाइक लिपिड और प्रोटीन। ये जो टॉपिक है अगर इसको पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है या फिर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखने को मिल जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग थ्योरी क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। फिर आप बात कर लो साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन भी होता है यानी कि जो सेल होता है उसके अंदर स्केलेटन है ना, सेल के अंदर जो स्केलेटन पाई जाती है उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि सेल को एक अच्छे से ढांचा प्रोवाइड करने में मदद करता है, शेप एंड साइज प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये किस किस फॉर्म में होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, मैक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तमाम सारी बातें हम लोग थ्योरी वाले क्लासेस में डिस्कस किए थे साइटोस्केलेटन में। ठीक है, फिर हम लोग बात कर ले माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सेल ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए उतना कम होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं, है ना। स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब देगा तो आप वेल डायग्राम बनाओगे, वेल लेवल डायग्राम बनाओगे। इसका मतलब कि आप स्ट्रक्चर तो बनाओगे, स्ट्रक्चर के साथ ही साथ आप इसका लेबलिंग भी करते हुए चलोगे माइटोकॉन्ड्रिया के। या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्म पूछ देता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू विच द एटीपी आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का जो संचार जो फॉर्म निर्माण होता है वो किस माध्यम से होता है, कैसे कैसे होता है, F1 F0 पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ये तमाम सारे बातों को फिर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बताना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग अपने थ्योरी वाले क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अगर ये यूनिट 1 और यूनिट 2 में ये 3 टॉपिक पढ़ लेते हो, ये 2 यूनिट में अगर 3 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो यहाँ से गारंटी मान के चलिए कि आपको यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जामिनर क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है, नहीं तो इसके अलावा राइबोसोम पूछ सकता है, राइबोसोम पूछ सकता है, गोल्जी बॉडी पूछ सकता है, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं गोल्जी बॉडी। ये बाद की बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पूछता तब, नहीं तो ऑल 99.9% है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही पूछेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पूछता फिर जो अगर अदर क्वेश्चन पूछता है तो उसके कंडीशन में गोल्जी राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, और आप एक और चीज याद करके रखना जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 टॉपिक आप रिजर्व फॉर्म में रखे रहना, जिसको ईआर के नाम से जानते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पूछा एग्जामिनर तो आपको ये जो 3 सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 2 यूनिट में आप क्या याद करके पढ़ोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ोगे यानी कि
लिपिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये पढ़ोगे, ठीक है। फिर साइटोस्केलेटन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका फिगर भी और इसका डिस्क्रिप्टिव भी दोनों पढ़ लोगे, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ये तमाम सारे बातें वहां पे देख लेना। साथ ही साथ इसके साथ राइबोसोम ना, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर कभी काल क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3rd और 4th में आप क्या पढ़ोगे। यूनिट नंबर 3rd 4th की बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर लें चाहे डिस्क्रिप्टिव की बात कर लें। दोनों कंडीशन में, डिस्क्रिप्टिव में जब पूछा जाए तो या तो डीएनए पूछा जाएगा या तो आरएनए पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात कही जाती है तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि डीएनए में कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आरएनए में नहीं होता है ना। तो वहां पे कितने बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंशिएट होता है, ये चीज वहां से आपसे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए की कितने प्रकार होते हैं, है ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ये सब भी बातें आप यहाँ से देखते हुए रहोगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ केमिकल स्ट्रक्चर के साथ आपका टाइप्स ऑफ डीएनए और आरएनए। दूसरा बात कर लें, दूसरा टॉपिक सेल डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट लगा लो उतना कम होगा, क्योंकि सेल डिवीजन हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस पूछे जाते हैं, इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की याद आ रहा होगा, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सॉल्व कर रहे थे उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल्स डिवीजन का जो इंटरफेस का जो सीक्वेंस होता है ना, एम फेज का सीक्वेंस होता है, वो तमाम सारे सीक्वेंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पी मैट से आप याद किए थे, फिर लता जरा पानी दे दो, इस सीक्वेंस से याद किए थे। तो यहाँ से ये सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हम लिख देते हैं, सीक्वेंस अगर पूछा जाए, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस पूछा जाए तो इसका एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन देखने मिलता है, और इसका एमसीक्यू में सीक्वेंस किसका, इंटरफेस का पूछ देता है, इंटरफेस का, और साथ ही साथ आपका एम फेज का सीक्वेंस पूछ लेता है। तो ये सीक्वेंस आप याद करके रखोगे, लता जरा पानी दे दो वाला सीक्वेंस था, और पी मेट वाला जो सीक्वेंस था, ये दोनों सीक्वेंस आप याद करके रखोगे। माइटोसिस और मियोसिस की भी अगर बात की जाए तो यहां से भी इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे। फिर हम बात कर लेते हैं सेल साइकिल के बाद आता है एक अपना लिंक प्रोटीन होता है, जिसको जील प्रोटीन लिंक के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एपोप्टोसिस जब पढ़ा जाता है तो एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, वहीं पे आता है जी प्रोटीन लिंक, जो दो प्रोटीन को आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है। तो यहां से आपका डिस्क्रिप्टिव में, अगर आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे, तो यहाँ पे जी लिंक से, प्रोटीन से आपसे एग्जाम पूछ लिया जाएगा, है ना, टॉपिक से पूछ लिया जाएगा। और नहीं तो एमसीक्यू से 1 से 2 क्वेश्चन, एमसीक्यू की बात की जाए, एमसीक्यू की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जीन प्रोटीन लिंक रिसेप्टर से। फिर अगला टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपोप्टोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या क्या होता है। नेक्रोसिस तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन एपोप्टोसिस आपसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में भी और आपके डिस्क्रिप्टिव में भी, क्योंकि ये टॉपिक नया टॉपिक है। और जब नया टॉपिक है एनईपी में, तो ये पिछले बार के एग्जाम में पूछे गए थे कुछ यूनिवर्सिटीज में, और इस बार के आपके यूनिवर्सिटीज में अगर एनईपी सिलेबस है ना, तो यहाँ पे एपोप्टोसिस वाला सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा, जिसको प्रोग्राम दैट के नाम से जानते हैं, है ना। फिर इसी में सेल कम्युनिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, सेल कम्युनिकेशन क्या होता है ना। तो सेल कम्युनिकेशन भी एक बार यहीं पे आप नोट कर लीजिए, सेल कम्युनिकेशन एक अगला पॉइंट बना के नोट कर लीजिए, सेल कम्युनिकेशन, है ना, सेल कम्युनिकेशन। कुछ लोग सेल सिग्नलिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सेल कम्युनिकेशन आप ध्यान रखना, सेल कम्युनिकेशन और एपोप्टोसिस। यानी कि यूनिट नंबर 3rd और 4th से क्या क्या पढ़ोगे आप, केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए की बात कर लोगे, टाइप्स ऑफ डीएनए आरएनए की बात कर लोगे, सेल डिवीजन की बात कर लोगे, फिर जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर की बात कर लोगे, फिर आप एपोप्टोसिस और सेल कम्युनिकेशन की बात कर लोगे। ये 3 और 4 यूनिट में अगर ये टॉपिक पढ़ लिए तो इतना पढ़ने के बाद आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर इतना पढ़ लिए तो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सर, 4th और 5th और 6th यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 4th, 5th और 6th अपना जेनेटिक्स का है। जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे आपका मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड।
मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड लिखने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ अगर एमसीक्यू की बात की जाए, है ना, अगर एमसीक्यू में आप पैटर्न पे आपका क्वेश्चन हो रहा है तो डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड का आपका रेशियो पूछा जाता है कि कितने कितने रेशियो में देखने को मिलता है, कोडोमिनेंस और का रेशियो पूछ लेता है, तो ये आप रेशियो ध्यान में रखोगे, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की जाए तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको भी पढ़ लोगे, यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला और ह्यूमन ऑब्जेक्ट थ्योरी की बात करें तो या तो आपसे ड्रोसोफिला पूछेगा या तो आपसे ह्यूमन का पूछेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन दोनों अल्टरनेट करके पूछता है, तो ये बात ध्यान रखना कि हमको तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मतलब है, तो हम ह्यूमन का भी पढ़ लें तो और बेटर है, ड्रोसोफिला भी पढ़ लें तो और बेटर है। अब एग्जामिनर का क्या मतलब मूड कि ड्रोसोफिला पूछ रहा है कि ह्यूमन का पूछ रहा है, तो जो पूछे हमको वो कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको साइटोप्लाज्मिक इम्प्रिंटिंग की बात करें, साइटोप्लाज्मिक इम्प्रिंटिंग, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रही आपका फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स यूनिट की। अगर फिफ्थ और सिक्स यूनिट जेनेटिक्स में ये 3-4 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो यहां से ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फिफ्थ सिक्स के बाद सेवेंथ 7 और 8 जो कि अपना लास्ट यूनिट होता है। 7th 8 में बात कर लें, आप 7th 8 में प्री डिग्री एनालिसिस पढ़ लो, ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। फिर आपका इननेट एनालिसिस होता है, इननेट एनालिसिस, तो ये इननेट एनालिसिस, अच्छा इननेट एंड एक्वायर्ड, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, इसको सही कर लेना। क्या आता है इननेट और एक्वायर्ड, है ना, इननेट और एक्वायर्ड, या फिर आपका एक्वायर्ड में ही एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, यहां से ये चीज पूछा जाता है इम्यूनिटी सिस्टम से। साथ ही साथ आप इम्यूनोलॉजी पढ़ लो, है ना, जिसको आईजी के नाम से जानते हो, जिसमें 5 टाइप के होते हैं, याद आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व किए थे गेम डी के नाम से, है ना, कुछ लोग को याद आ रहा हो गेम डी, तो ये ऑप्शन ट्रिक्स हम लोग याद किए थे। फिर एक्सपेंशन ऑफ HLA जीन जो है ये भी पढ़ लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टॉपिक में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या पढ़ लेना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ लेना और इननेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो पोर्शन है, ये 2 टॉपिक अगर पढ़ लिए तो आपका 7th और 8th का बेड़ा पार हो जाएगा। यानी कि ये कुल मिला के आपकी पूरी सिलेबस का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, वो सारे के सारे आपके सामने रख दिया गया कि अगर इस 8 यूनिट में ये 18 से 20 टॉपिक जो हैं अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। अब जितने लोग को नहीं पता है कि सर थ्योरी क्लासेस इसकी पढ़नी है, थ्योरी कहाँ से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से डाउनलोड करोगे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, और वहां पे सारथी बैच मिल जाएगा ऐप पे, जिसका सारथी बैच के नाम से होगा, ठीक है। तो वहां से उसको ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम लोग कंप्लीट बाइलैंग्वेज के फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, चाहे जूलॉजी की बात की जाए, बॉटनी की बात की जाए, या इवन केमिस्ट्री की बात की जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट जूलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप ये 8 यूनिट में इतने टॉपिक पढ़ लो, 18 से 20 टॉपिक पढ़ लो, तो आपके एग्जाम में, जूलॉजी के एग्जाम में ऑलमोस्ट मतलब 90+ में आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 90% की गारंटी ले रहे हैं भैया। 10% एग्जामिनर का मूड है, अब वो 10% तो हो सकता है ये क्वेश्चन टॉपिक को इधर उधर कर दे, लेकिन यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे आपके जूलॉजी का, ठीक है। तो ये रही बात जूलॉजी की। और आपकी बॉटनी का 1 शॉर्ट वीडियो आपके टारगेट सेमेस्टर चैनल पे अपलोडेड हो चुके हैं, लाइव के फॉर्म में था, आप लोग कुछ बच्चे उसमें लाइव थे भी और जिनको नहीं पता था वो वहां से आप क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही आपकी जूलॉजी की इंपॉर्टेंट क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।